हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की पुस्तक एनसीईआरटी 360 डिग्री राजनीति विज्ञान का कक्षा 9 देखेंगे। कक्षा 9 जो है थोड़ा लंबा है, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम पेज नंबर 46 से 65 तक का सॉल्यूशन करेंगे और अगले पार्ट में कक्षा 9 समाप्त हो जाएगा। तो आज हम कक्षा 9 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें कि पेज नंबर 46 से 65 है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का पहला अध्याय है लोकतंत्र। एक मिनट। इसका पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और इसका पहला प्रश्न है लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है लोकतंत्र। लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, इसे जो है लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है किस भाषा का शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। तो ये बना है यूनानी भाषा का शब्द डेमोक्रेसिया से। डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। इसका विश्लेषण देखेंगे। येलंदा मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मुझे कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इसी प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है। अगला प्रश्न है यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ क्या होता है। यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोग। यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ होता है लोग। अगला प्रश्न है यूनानी शब्द में क्रेसिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन। अगला प्रश्न है डैश। डैश जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र का अर्थ होता है नेता या सरकार का शासन। ये कथन असत्य है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 को सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान में जो है लागू किए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए कौन सा कथन असत्य है। पाकिस्तान में लागू किए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए कौन सा कथन असत्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नंबर कथन जो है असत्य है। क्या है नंबर कथन? अगस्त 2000 में परवेज मुशर्रफ ने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला था। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन विशेषता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो है निम्नलिखित में से कौन विशेषता है। तो इसका विशेषता है
लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। ये जो है इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर कथन जो है इनमें सत्य है। कथन है सी नंबर, चीन में चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। चीन में चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैक्सिको के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। केवल कथन केवल 1 और 3 सत्य है। केवल 1 और 3 कथन सत्य है। 1 नंबर कथन है कि मैक्सिको जो है 1930 में आज़ाद हुआ था। और तीसरा नंबर है सन 2000 ईस्वी तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक नंबर जो है नहीं होती है। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त होता है, जिसके माध्यम से केवल एक ही राजनीतिक पार्टी से नेता चुनने का अवसर मिले। ये जो है उसकी विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कितने ईस्वी तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? कितने ईस्वी तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो ये था 2015 तक। 2015 तक जो है सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है? निम्नलिखित में से किस देश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम को इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है एस्टोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व जो है भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन प्रमुख विशेषता है? लोकतंत्र के लिए जो है निम्न में से कौन प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों। कथन 1 और 2 दोनों। लोकतंत्र में जो है हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये दोनों जो है लोकतंत्र के लिए प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे को जो है किस वर्ष अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? जिम्बाब्वे को 1980 में जो है अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन जो है जिम्बाब्वे के संदर्भ में सत्य है। जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही देश पर ZANU-PF दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। अगला है, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा ZANU-PF दल ही जीतता था। अगला है, राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, जिसके कारण 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
एक लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अगला प्रश्न है, चीनी सरकार ने निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। प्रश्न है, चीनी सरकार ने निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये है गूगल और याहू दोनों। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और इसका विश्लेषण पढ़ेंगे, इसका पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तीनों। लोकतंत्र की जो है कुछ विशेषताओं को बताया गया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत एक निम्नलिखित में से किस तंत्र को मानने वाला देश है। भारत जो है लोकतंत्र को मानने वाला देश है। भारत लोकतंत्र को मानने वाला देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के खिलाफ तर्क नहीं करती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतें पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र में जो है यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन में जो है 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। अर्थशास्त्रियों का भी यह कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई, क्योंकि इसका डी नंबर आंसर है। अर्थशास्त्रियों का कहना जो है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो है आंसर विश्लेषण से पता चलेगा। क्योंकि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामलों में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। अगला प्रश्न है, गैर लोकतांत्रिक सरकार के लिए कौन कथन सत्य है। गैर लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो है इनमें से केवल एक नंबर कथन जो है सत्य है, और वो कथन है कि ये सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का डैश जवाबदेही वाला स्वरूप है। यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का
यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोकतंत्र के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ये सी नंबर कथन जो है असत्य है। लोकतंत्र में कोई भी हमेशा अस्थायी विजेता ही होता है। लोकतंत्र में कोई भी हमेशा अस्थायी विजेता ही होता है। अगला प्रश्न है, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं? बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त में से सभी। लोकतंत्र जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 2 नंबर कथन सत्य है। केवल 2 नंबर कथन इसमें सत्य है, बाकी और 1 नंबर असत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगला प्रश्न है, डैश का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र। लोकतंत्र, खाली जगह पे जो है लोकतंत्र फील होगा। लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। क्योंकि ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है और यह जरूरी होता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता है। और दूसरा है, अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब निम्नलिखित में से क्या होता है? लोकतांत्रिक फैसले का मतलब जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है वैसा फैसला जो बिना किसी भेदभाव के उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद ले लिया जाता है। वैसा फैसला जो बिना किसी भेदभाव के उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद ले लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। हम लोकतंत्र को इतना महत्व देते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र को जो है इतना महत्व देते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम लोकतंत्र को जो है इतना महत्व देते हैं क्योंकि इसमें हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें हमें न्यूनतम या कम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र जो है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और
यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। अगला प्रश्न है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही और श्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। यह प्रमुख कथन जो है निम्न में से किसका था? यह कथन जो है निम्न में से नेल्सन मंडेला का था। यह कथन किसका था? यह कथन था नेल्सन मंडेला का। ये नेल्सन मंडेला का फोटो है। इन्होंने कहा था, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही और श्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार कब देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो है 1964 में दिया था। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार कब देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी? तो यह दिया था आजीवन कारावास की सजा 1964 ईस्वी में। थोड़ा सा इसका विश्लेषण पढ़ेंगे। यह नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 ईस्वी में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओशवेत के लिए सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त में से सभी कथन जो है ओशवेत के लिए सही है। और यह कथन है कि दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। दूसरा है, रंगभेद की शासकीय नीति ओशवेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। तीसरा है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें ओशवेत कहा जाता था। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 2 नंबर कथन सत्य है और 1 नंबर कथन जो है वो सत्य है। 2 नंबर कथन है कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद कर रखा गया था। ये उसका डिस्कशन था। प्रश्न अगला है, किस वर्ष से ही ओशवेत रंगीन चमाड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया था? तो ये संघर्ष किया था 1950 ईस्वी से ही। 1950 ईस्वी से ही। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने कब मध्य रात्रि को गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया? ये हुआ था 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को जो है दक्षिण अफ्रीका ने मध्य रात्रि को गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश जो है अपने को इंद्रधनुषी देश कहता था? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने को इंद्रधनुषी देश कहता है? ये कहता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है अपने को इंद्रधनुषी देश कहता है। दक्षिण अफ्रीका जो है अपने को इंद्रधनुषी देश कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों जो है इसमें सत्य है। इसको देखते हैं क्या है। कथन 1 में है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। और दूसरा है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है।
इसका लंबा चौड़ा विश्लेषण है, एक बार पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे जो है लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ सहने, साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संविधान। उस दस्तावेज को जो है संविधान कहा जाता है। संविधान से क्या तात्पर्य है? संविधान से क्या तात्पर्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपरोक्त में से दोनों कथन जो है सत्य है। पहला कथन देखते हैं क्या है। पहला कथन है, संविधान जो है लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान से तात्पर्य है कि संविधान जो है लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और अगला कथन है, संविधान जो है सर्वोच्च कानून है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर था ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर कथन जो है सत्य है। और 2 नंबर कथन है कि लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा उस देश में संविधान होना अनिवार्य होगा। यह है 2 नंबर कथन और ये बिल्कुल सत्य है। संविधान जो है निम्नलिखित में से कौन काम नहीं करता है? संविधान निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह अच्छे समाज के गठन के लिए किसी खास समुदाय और संभ्रांत लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये काम जो है संविधान नहीं करता है। संविधान के जो है अनेक काम है जिनमें प्रमुख काम ये है, पहला है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। और दूसरा काम है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा काम है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों इसमें जो है सत्य है। ऑप्शन सी, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देशों के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था क्योंकि देश ने जो है धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। और दूसरा है कि अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा से अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहे।
इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा हुआ काम था। अनिश्चय भरा काम था। इसका विश्लेषण पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा के सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की भी चिंता थी। अगला प्रश्न है, कितने ईस्वी में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये 1931 ईस्वी में हुए थे। 1931 ईस्वी में जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। अगला प्रश्न है, 1928 में ही जो है डैश और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ये था मोतीलाल नेहरू। 1928 ईस्वी में जो है मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? अबुल कलाम आज़ाद का जन्म जो है सऊदी अरब में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था सऊदी अरब में। ये अबुल कलाम आज़ाद का फोटो है। इसका जन्म जो है 1888 में हुआ था और मृत्यु 1958 में हुआ था और इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। ये शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। ये अरबी विद्वान थे, कांग्रेसी नेता थे और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जयपाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। ये कथन इसका बिल्कुल सत्य है। इसका विश्लेषण देखते हैं। टी कृष्णामाचारी, इसका जन्म जो है 1899 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुआ था और इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे। अगला है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बिहार में हुआ था और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तीसरा है जयपाल सिंह। 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में मृत्यु हुआ था। इनका जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद के रूप में ये कार्यरत थे और भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे जयपाल सिंह। दूसरा है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष। ये जो है जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। अगला है
MC सुखानी इसका जन्म 1887 में और मृत्यु 1966 में हुई थी। इसका जन्म स्थान जो है बंगाल है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और प्रसिद्ध लेखक एवं शिक्षाविद के रूप में जाने जाते थे। ये कांग्रेसी नेता थे और ऑल इंडिया बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में इन्हें बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी? तो ये थी जी. दुर्गाबाई देशमुख। जी. दुर्गाबाई देशमुख जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। यही है जी. दुर्गाबाई देशमुख। देखते हैं इसका विश्लेषण। जी. दुर्गाबाई देशमुख जो है ये है, इसका जन्म आंध्र प्रदेश में 1909 में हुआ था और मृत्यु 1981 में हुआ था। यह वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थे और कांग्रेस की सक्रिय नेता थे और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बन गई थी। अगला प्रश्न है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संविधान सभा। उसे जो है संविधान सभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 नंबर कथन जो है सत्य है। ये कथन है संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। और तीसरा कथन है इसके तत्काल बाद ही देश 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान जो है लिखने वाली सभा में सदस्य की संख्या था 299। भारतीय संविधान लिखने की सभा में जो है कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्य थे 299। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक नंबर कथन जो है असत्य है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के 26 दिसंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। ये कथन जो है असत्य है। इसका विश्लेषण देखेंगे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में जो है 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के प्रमुख किसने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया था? तो वो बनाया था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर जो है प्रारूप कमेटी के प्रमुख थे। इसने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया था। अगला प्रश्न है, डाइस में अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये उनका तस्वीर है। इनका जन्म जो है 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में और मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये शिक्षाविद और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक हुए। कन्हैया माणिकलाल मुंशी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? कन्हैया माणिकलाल मुंशी का जन्म जो है हुआ था गुजरात में। गुजरात में जन्म हुआ था कन्हैया माणिकलाल मुंशी का।
ये है कन्हैया माणिकलाल मुंशी, ये इनका तस्वीर है। इनका जन्म जो है 1887 ईस्वी में गुजरात में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था। ये वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। बलदेव सिंह का जन्म जो है हरियाणा में 1901 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए थे। बाद में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री निम्न में से कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था डॉक्टर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन बने थे? ये बना था डॉक्टर अंबेडकर। ये है अंबेडकर जी। इनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी। बाद में जो है स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये थे डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म जो है इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे और बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे। सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म स्थान निम्न में से कहाँ है? सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म स्थान जो है पश्चिम बंगाल है। सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है पश्चिम बंगाल। ये है सोमनाथ लाहिड़ी। इसका जन्म जो है 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु 1984 ईस्वी में हुआ था। ये लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा का सदस्य बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो रात्रि में जो है संविधान सभा के दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। तो ये भाषण इस प्रकार था, देखते हैं इनका भाषण क्या था जिस दिन भारत आज़ादी हुआ था। नहीं दिया हुआ है भाषण, वो भाषण अलग बुकलेट में है, उसका स्क्रीनशॉट इसमें नहीं दिया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? संविधान की आत्मा माना गया है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान की शुरुआत जो है एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। तो संविधान की प्रस्तावना जो है लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा, इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में ऐसा आचरण करें कि हम एक परिवार के सदस्य हों। शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंधुता। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये जो है संविधान के प्रस्तावना में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये शब्द उसमें दिया हुआ है और लंबा है, इसमें शॉर्ट करके दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये है साम्यवादी। साम्यवादी शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संविधान के प्रस्तावना में साम्यवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पूरा प्रस्तावना दिया हुआ है भारत का संविधान। उद्देशिका जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 संवत 2006 विक्रमी को एद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये पूरा प्रस्तावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है? हिस्सा जो है नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये है संघवाद। संघवाद जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ये वही संविधान का प्रस्तावना ही दिया हुआ है। संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था उपयुक्त में से सभी। इसमें शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, समता से क्या तात्पर्य है? समता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इसी को समता कहा जाता है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसे जो है समता के रूप में समझा जा सकता है। समता जो है कानून के समक्ष सभी लोग समान है, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अगला प्रश्न है, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। शासन का प्रमुख जो है लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। इस कथन की स्पष्टता निम्नलिखित में से किस शब्द से हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये हो रहा है गणराज्य शब्द से। गणराज्य शब्द से इस कथन की स्पष्टता हो रही है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, उसी को पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, उसे जो है पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, सारे कथन सत्य है। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा, ये भी सत्य है। और तीसरा कथन है, संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। संविधान जो है नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। ये तीनों कथन सत्य है। एक बार इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं पूरा डिटेल से। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये था चौधरी देवी लाल। अगला प्रश्न है, चौधरी देवी लाल ने कब न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? इन्होंने जो है न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में किया था। इसका विश्लेषण पढ़ेंगे। यह हरियाणा में जो है 1987 ईस्वी में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है कि राज्य में जो है 1982 में से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, अधिकांश डैश शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इसका विश्लेषण हम पढ़ेंगे। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग
नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को बहुत जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता निम्नलिखित में से किस तरह से चुनाव करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी तरह से जो है मतदाता चुनाव करते हैं। इसका विश्लेषण नहीं, इसका ये तीनों कथन देखते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले के चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शर्त लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कि जिसमें लोग को अपना नेता चुनने के लिए अवसर कोई नियमित समय अंतराल यानी 5 वर्ष न हो, पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी ना सके। ये जो है ये लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों में जो है राजनीतिक प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है? निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें 2 उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंदिता होता है। इसमें 2 उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता होता है। अगला प्रश्न है, चुनावी प्रतिद्वंदिता में दिखने वाले कुछ स्पष्ट नुकसान निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस चुनाव से हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3 नंबर कथन जो है असत्य है। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे बृहद चुनाव कहते हैं। यह कथन जो है असत्य है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहता है निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में। लोकसभा चुनाव के लिए जो है देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को किसके सदस्य कहते हैं? लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को जो है संसद का सदस्य कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद का सदस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य? किस प्रकार के चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य?
तो ये है लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषता। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का एक बराबर मूल्य। अगला प्रश्न है विधानसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को डैश सदस्य कहते हैं। तो इसे जो है विधायक सदस्य कहते हैं। विधानसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को जो है विधायक सदस्य कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में प्रत्येक पंचायत के कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। दूसरा है कि प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। और तीसरा है कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था को लागू करने के पीछे निम्न में से क्या कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण हो सकता है। खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में शिक्षा संसाधन और संपर्क के अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा है संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव में खड़ा होने से और जीतने से रोकते हैं जिसके कारण लोकसभा और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। अगला है इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसी चीज के सुधार के लिए यह व्यवस्था लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ये 47 और 84 है। वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/3। नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। इसे जाना जाता है मतदाता सूची के रूप में। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नंबर कथन जो है असत्य है। और सी नंबर कथन है कि नागरिक की जाति धर्म लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार इसी तथ्य पर आधारित होती है। यह कथन असत्य है। ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है हर कितने वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है हर 5 वर्ष में। हर 5 वर्ष में जो है चुनाव होता है और उसी अवसर पर जो है हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है और ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है वोट देने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा निम्न में से किस पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों। इसमें राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को भारत में निम्न में से कितने वर्ष में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है 18 वर्ष। 18 वर्ष में जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और 18 वर्ष से वह वयस्क कहलाने लगता है। अगला प्रश्न है लोकसभा एवं विधानसभा में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष निर्धारित की गई है, 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों कथन जो है इसमें सत्य है, उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। और दूसरा कथन है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, किसी भी उम्मीदवार को अपने बारे में ब्यौरा देते हुए निम्नलिखित में से किस ब्यौरा को वैधानिक घोषणा करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले की जानकारी देनी होती है। और दूसरा है कि उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। और उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता देने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को बिना डरे और निष्पक्ष होकर अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। अगला प्रश्न है, भारत में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर कितने सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? भारत में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर कितने सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह का समय जो है चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था? तो ये दिया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया गया था। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो ये दिया गया था 1971 के लोकसभा के चुनाव में। 1971 लोकसभा चुनाव में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उस समय इंदिरा गांधी सत्ता में थे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्न में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो ये दिया गया था 1977 के लोकसभा चुनाव में। 1977 के लोकसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए किस राज्य के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था? जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। तो ये दिया था पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है, तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने 1983 ईस्वी के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो है निम्न में से कौन सा प्रमुख नारा दिया था? इसमें नारा दिया था तेलुगु स्वाभिमान का नारा। तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्न में से कौन काम कर सकती है? चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्न में से कौन काम कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी काम वो जो है नहीं कर सकती है। इसका विश्लेषण देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर पता चलेगा। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती है। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च करना। अगला प्रश्न है, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है चुनाव प्रचार की आदर्श
आचार संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन मनाही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो है मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा है चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 जो है दोनों असत्य है। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। नेक्स्ट है चुनाव का आखिरी चरण निम्न में से कौन होता है? चुनाव का आखिरी चरण जो है निम्न में से कौन होता है? तो वो होता है मतदाताओं द्वारा वोट देना। मतदाताओं द्वारा वोट देना। अगला प्रश्न है सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है क्योंकि सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की अनुमति होती है क्योंकि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संचालित किया जा सके। क्योंकि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संचालित कराना है। अगला प्रश्न है किस ईस्वी में भारत सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था? ये क्या था? 2005 में। 2005 में जो है भारत सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली में कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ? दिल्ली में कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चुनाव में प्रत्येक पार्टी एक दूसरे पर निम्न में से किस तरह के गड़बड़ियों और धांधलियों का आरोप लगाते रहते हैं? तो ये है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। दूसरा है मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। तीसरा है अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद निम्न में से किसके प्रति वह जवाबदेह नहीं रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। उपयुक्त में से दोनों। वो जो है राष्ट्रपति और सरकार के प्रति जो है वह जवाबदेह नहीं रहता है। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है डी नंबर शामिल नहीं है और ये है कि स्थानीय चुनावों का संचालन कराना। स्थानीय चुनावों का संचालन कराना शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर कथन जो है सत्य है। केवल 2 नंबर कथन सत्य है। और 2 नंबर कथन क्या है देख लेते हैं। 2 नंबर कथन है चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है। ये कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और शक्तिशाली होने से क्या तात्पर्य है? निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और शक्तिशाली होने से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकते हैं। दूसरा है अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है
कि कुछ मतदान केंद्र पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। और तीसरा है सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से रोकना और चुनाव के समय अधिकारियों का तबादला करने से रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों जो है सत्य है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जबकि भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका भी जो है दोनों कथन सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन गहरी चिंता का विषय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अलग अलग पार्टियों में जो है कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगते हैं। तीसरा है, हर निर्वाचन क्षेत्र में जो है कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से चुनाव जीत जाने में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव धांधली से क्या तात्पर्य है? चुनाव धांधली से क्या तात्पर्य है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चुनाव में जो है अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, ये चुनाव धांधली है। दूसरा है, चुनाव में कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना चुनाव धांधली है। मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें भी शामिल है। अगला प्रश्न है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में कितना फीसदी रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27%। इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।